विद्यार्थियों, आज हम शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 27 से 30 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रियंवदा शकुंतला को 2 वृक्षों के सींचने के ऋण से मुक्त होकर जाने को कहती है, तो दुष्यंत उसे अपनी अंगूठी देकर और उन्हें ऋण से मुक्त करने का कथन करते हैं। जैसे ही प्रियंवदा अंगूठी को देखती है, उस पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित होता है और दोनों उस नामांकित अंगूठी के अक्षरों को पढ़कर अनुसूया तथा प्रियंवदा एक दूसरे को देखती है। राजा समझ जाते हैं कि यह अंगूठी को देखकर मुझे राजा ही समझ रहे हैं, इसलिए वह बात को संभालते हुए कहते हैं कि आप मुझे राजा न समझे, मैं तो उनका एक सेवक हूँ तथा यह अंगूठी मुझे राजा के द्वारा उपहार में प्राप्त हुई है और आप मुझे मात्र राजपुरुष ही समझिए। तब प्रियंवदा कहती है कि यह अंगूठी आप अपने पास ही रखिए, आपके कहने मात्र से ही यह ऋण मुक्त हो गई है। और वह शकुंतला को जाने के लिए कहती है। अब शकुंतला जाने नहीं चाहती, तो वह कहती है कि मुझे भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो? यह तो मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। इस बात को सुनकर राजा को प्रतीत होता है कि शायद शकुंतला भी उस पर अनुरक्त है, क्योंकि उसे लगता है कि शकुंतला प्रत्यक्षतः कुछ नहीं कह रही, परंतु उसके हाव भावों से अंदाजा लग रहा है कि वह भी मुझ पर अनुरक्त है। इसी श्लोक को हम इस प्रकार देखते हैं। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णं ददाप्यभिमुखं मयि भासमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठं मन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। अर्थात यद्यपि मदवचो भी, मेरे वचनों के साथ वाचम वचन या वाणी न मिश्रयति नहीं मिलाती है, मई भासमाणे मई मुझ दुष्यंत के द्वारा भासमाणे बोले जाने पर अभिमुखम सामने की ओर कर्णम ददाती कान देकर सुनती है, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनती है। कामम भले ही मद आननम, मद मेरे आननम मुख के सम्मुखीना सामने मुख करके न तिष्ठति नहीं ठहरती है, तू परंतु अस्या दृष्टि ही, इसकी दृष्टि भूयिष्ठम बहुत अधिक अन्य विषया दूसरे विषय की ओर भी नहीं रहती है। भावार्थ यह है कि प्रस्तुत पद्य में राजा ने शकुंतला की जिन आंगिक चेष्टाओं का वर्णन किया है, उससे उस अवस्था का पता चलता है जो कि संकोच की अवस्था है, तथा जिसमें संकोच स्नई स्नई कम हो रहा है, परंतु पूर्णतया मिटा नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। राजा कहता है कि वह शकुंतला मुझसे साक्षात अर्थात प्रत्यक्षतः बातचीत नहीं करती, परंतु मेरे बोलते समय मेरी ओर कान लगाए रहती है। उत्तर भले ही ना देती हो, परंतु बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। आँखों के सामने खड़ी भले ही न हो, परंतु कहीं दूसरी ओर भी उसका ध्यान नहीं रहता।
अर्थात दूसरी ओर ध्यान न देकर वह मेरी ही बात सुनती है और मेरे ही विषय में सोचती है। राजा इन चेष्टाओं के आधार पर सोचता है कि यह शकुंतला भी मुझ पर उसी प्रकार अनुरक्त है जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ। इतनी ही देर में नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य अर्थात रंगमंच के पीछे का वह भाग जिसमें पात्र आदि तैयार होकर खड़े रहते हैं। साज सज्जा की अतिरिक्त सामग्री को वहीं पर रखा जाता है तथा रंगमंच और नेपथ्य के बीच में एक पर्दा लगाकर उसे छिपा दिया जाता है। उसमें से आवाज आती है, भो तपस्विनः, अरे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए। क्यों? क्योंकि शिकार के लिए राजा दुष्यंत समीप में ही घूम रहा है, तो हमें अपने आश्रम के जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए और उसे करने के लिए हमें एकत्रित हो जाना चाहिए। राजा की सेना आश्रम के समीप ही आ गई है, राजा दुष्यंत को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि राजा दुष्यंत के रथ के निशान उनको तपोवन की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। राजा समझ जाते हैं कि मेरी सेना मुझे ढूंढते हुए तपोवन तक पहुंच रही है, परंतु नेपथ्य से इस श्लोक के रूप में आवाज आती है कि हमें क्यों प्रतीत हो रहा है कि राजा आश्रम के समीप है, क्योंकि तूरग खुर हतस तथा ही रेणुर विटप विसक्त जलार्द्र वल कलेसु पतति परिणत तारुण प्रकाशः सल्लभ शमु इवाश्रम द्रुमेषु। तथा ही क्योंकि तूरग खुर हतः, तूरग घोड़ों के खुरों से, हतः उड़ाई गई, परिणत पके हुए या परिपक्व, अरुण सूर्य की प्रकाश कांति के समान रेणु धूलि, सलभ समूह इव, टिड्डी दल के समान, विटप विसक्त जल आर्द्र वल्कलेषु, विटप जिनकी डालियों पर जल आर्द्र जल से गीले वल्कलेषु वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, ऐसे आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर वह धूल पतती गिर रही है। अर्थात राजा की सेना आ रही है जिसमें कई घुड़सवार है और वो भागते हुए घोड़ों के खुरों से धूल उड़ रही है, जो कि परिपक्व या सायंकालीन सूर्य की कांति के समान लाल लाल प्रतीत हो रही है, और वह आश्रम के वृक्षों पर इस प्रकार छा रही है जिस प्रकार टिड्डी दल फसलों पर छा जाता है। और आश्रम के वृक्ष कैसे हैं? जिनकी डालियों पर जल से गीले वल्कल वस्त्र सुखाए हुए हैं। और भी आवाज आती है, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंतः। इस श्लोक में एक हाथी रथ की आवाज से डर कर भाग रहा है, उसका स्वाभाविक वर्णन है। बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है, भयानक रस में इसका वर्णन किया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार में कि स्यंदन रथ को आलोक देखने से भीतः डर गया है वह हाथी। तीव्र घात प्रतिहत तरुहु, तीव्र आघात तेज प्रहार से प्रतिहत तोड़ दिया है जिसने तरु वृक्षों को। स्कंद लग्न एक दंतः, जिसकी वृक्ष की तने में जिसका एक दांत लगकर टूट चुका है। पाद आकृष्ट, पैरों से खींचने के कारण लताओं का जो समूह है वो गोलाकार हो गया है। भिन्न सारंग यूथः, सारंग हरिणों के यूथ झुंड को जिसने भिन्न तीतर बीतर कर दिया है, ऐसा एक गजह हाथी नह तपसः,
हमारी तपस्या में मूर्तः शरीरधारी विघ्न इव विघ्न के समान धर्मारण्यम तपोवन में प्रविशति प्रवेश कर रहा है। अर्थात एक हाथी डर करके भाग रहा है क्योंकि उसने राजा के सेनाओं के रथों को देख लिया है और वो भाग करके हमारे तपोवन में प्रवेश कर रहा है। उसके भागने से डर कर हरिणों के झुंड भी इधर उधर भाग रहे हैं, पैरों में उसके लताओं के पास बंध गए हैं और उसका एक दांत पेड़ के तने में फंसकर टूट चुका है। सभी कान देकर सुनते हैं और भागकर इधर उधर हो जाते हैं। राजा को भी लगता है कि अरे हमारे कारण हमारी सेना इधर की ओर आ रही है। दोनों सहेलियां भी शकुंतला के साथ उठकर कुटिया की तरफ जाने का कहती है। राजा कहता है कि हाँ हाँ आप लोग भी सब जाइए, मैं देखता हूँ कि यह क्या हो रहा है। तब जब सारी सखियां वहाँ से चली जाती है तब राजा कहते हैं कि मम ही गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातम नियमानस्य। यद्यपि शरीरम मेरा शरीर पुरः आगे की ओर गच्छति जा रहा है, परंतु प्रतिवातम प्रतिकूल वायु के समान नियमानस्य ले जाई जाती हुई केतोः चीन अंशुकमिव केतो पताका या ध्वजा के चीन से निर्मित वस्त्र के समान अंस्तुतम अपरिचित मेरा चित्त पश्चात पीछे की ओर धावती दौड़ रहा है। जिस प्रकार किसी रथ पर फहराती हुई पताका आगे की ओर जाती है, रथ तो आगे की ओर जाता है, परंतु वह पताका जो कि चीन के रेशमी मलमल के वस्त्र से निर्मित है, वह पीछे की ओर दौड़ती है क्योंकि उसे प्रतिकूल वायु पीछे की ओर फहराती है। इसी प्रकार मेरा शरीर तो आगे की ओर जा रहा है, परंतु मेरा मन मुझसे ही अपरिचित होकर मानो पीछे शकुंतला की तरफ ही भाग रहा है। ऐसा कहता हुआ राजा भी रंगमंच से निकल जाता है और यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक समाप्त होता है।